हेलो एवरीवन, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में चैप्टर नंबर 41 एक्सेल 1। अब इसमें आएंगे हमारे द यूटीज और इसके बाद आएगा हमारा द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। ये कहलाता है हमारा पार्ट 6 इस बुक में, संविधान में नहीं। अब हमें यूटीज कुछ कुछ आदित्य सर पहले पढ़ा चुके हैं कि क्या होते हैं। ये वो ऐसे टिपिकल एरियाज हैं जो सेंटर डायरेक्टली कंट्रोल करता है, सबके सब। कोई कोई वजह से ही ये यूटी कहलाए गए थे। अभी हाल में लेटेस्ट हमारा ये है, उसके बाद इन दोनों को मिक्स कर दिया तो समझ में आ रहा है कि हाँ, यूटीज ऐसा नहीं है कि कोई पुरानी चीज है, ये अभी भी चल रहे हैं, आगे भी हो सकता है चलते रहें, और हो सकता है और नए यूटीज आ जाए। जैसे हमको याद है कि जब हमने आर्टिकल 1 पढ़ा था तो आर्टिकल 1 में पहली क्या बात हुई थी कि भाई इंडिया होगा एक यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, एक यूनियन है, सबका एकजुट, पूरी सबकी ताकत है। जैसे जो यूनियन ऑफ इंडिया है, कुल मिला के वो क्या है, वो है टेरिटरीज ऑफ द स्टेट। प्लस इसमें अलग से आएंगे यूटीज भी आएंगे, फिर टेरिटरी टू बी एक्वायर्ड, अभी आगे समझाऊंगा ये क्या है। जब हमने टेरिटरी ऑफ द स्टेट समझा तो हमने देखा था कि जब हम आजाद होके चुके थे, जब लॉर्ड माउंटबेटन फाइनली गए यहां से छोड़ छाड़ के, तब उस समय हमारे सामने प्रिंसली स्टेट्स थे और ब्रिटिश प्रोविंस थे। कुल मिला के ये दो चीजें थी। इन्होंने बनाया हमारे देश का पूरा स्ट्रक्चर, ज्योग्राफिकल मैप। यानी कि प्रिंसली स्टेट्स तो वो सारे स्टेट्स जिनमें अपने राजे महाराजे होते थे, हमारे ये छोटे छोटे राजकुमार होते थे, उनमें अपना राज दरबार होता था, उनका अपना राजपाट था, खूब बढ़िया खुश थे। फिर दूसरी तरफ थे ब्रिटिश प्रोविंस जो अंग्रेजों के डायरेक्ट कंट्रोल में थे। पूरा इंडिया कभी उनके कब्जे में नहीं आया है। 1858 के बाद कभी भी ब्रिटेन ने कोई नई टेरिटरी एक्वायर करी भी नहीं है इंडिया में। जो करी थी पहले ही कर ली थी कंपनी ने। अब उसके बाद जो वो ब्रिटेन की अपनी प्रोविंस थी, जो आधी अधूरी छोटी टिकड़ी मिकड़ी ऐसी कोई प्रोविंस है, मान लो ये एक मैप है उस समय इंडियन सबकॉन्टिनेंट का। अब इसमें ब्रिटेन की प्रोविंस ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे छुटकू छुटकू से, ये कोने में बैठे रहते थे और ब्रिटेन सरकार को ये हफ्ता देते थे, चंदा देते थे, कुछ भी कह लो उसे, या उसे रंगदारी कह लो। तो अब ये क्या हो रहा था कि ये जो प्रिंसली स्टेट थे, ये थे तो अपने आप से, इनके अपने राजा, इनके अपने छोटे छोटे अपने कुछ काउंसिल भी है इनके यहां, पर ये ब्रिटेन के अधीन तो हैं। मतलब ब्रिटेन कल को कह सकता था कि अगर तुम गए, अगर तुम नहीं हमको पैसा दिए तो हम आ रहे हैं परसों सुबह, ठीक है, तैयार रहना। तो इसका मतलब है कि प्रिंसली स्टेट्स भी हैं, ये वाले लाल वाले, और ब्रिटेन के अपनी प्रोविंस है। जैसे यूपी था उस समय यूनाइटेड प्रोविंस, एमपी का एरिया कहलाता था सेंट्रल प्रोविंस, बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सारे के सारे ये ब्रिटेन के अपने अंडर थे। प्लस आए कुछ हमारे यूटीज और फिर आए कुछ हमारे ऐसे और टेरिटरी। ये बनाता है हमारे देश का टेरिटरी, हमारे देश का क्षेत्राधिकार कितना हो सकता है। आज हम ये पढ़ेंगे। जो प्रोविजन इन पे अप्लाई हो रहे हैं वो इन पे भी होंगे। टेरिटरी टू बी एक्वायर्ड इन द फ्यूचर, फ्यूचर माने जब कभी इंडिया किसी दूसरे देश से या किसी कोई आइलैंड पैदा हो गया इंडियन ओशन में, या कोई, याद करो आदित्य लैंड, जब भूटान के राजा ने मुझे 300 एकड़ जमीन दी, मैंने कहा कि मैं इसका नाम रखूंगा अपने नाम से, मैंने कहा कि ये आदित्य लैंड है। फिर मैंने जाके इंडियन गवर्नमेंट को बोला, मैंने कहा सर ये लीजिए 300 एकड़ जमीन, आधा भूटान हमारा। कहेंगे कहां से आया, मैं ले आया, आदित्य लैंड नाम रहेगा इसका, कि ठीक है चलो, तो हमारा 30वां स्टेट हो गया ये। खैर, तो ये ऐसी टेरिटरी होगी जो कभी हम एक्वायर कर सकते हैं फ्यूचर में, या कोई नया आइलैंड निकल आया इंडियन ओशन में, या कल को कोई सा ऐसा छोटू मोटू देश उसने अपने आप कह दिया कि सर हमें ले लो अपने साथ, तो हम उसको भी ले लेंगे, आ जाओ तुम भी आ जाओ। फिर ये हमारी टेरिटरी कहलाएगी कि हमने एक्वायर करी अभी अभी ताजी ताजी। याद है, टेरिटरी एक्वायर करने के कई सारे क्लॉजेस होते हैं जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में माने जाते हैं। कैसे कैसे एक्वायर हो सकता है, गिफ्ट से हो सकता है, और क्या क्या होते हैं कि कोई हमें प्यार मोहब्बत में दे दे कि लव यू इंडिया मोहब्बत, तो ये हो सकती है, वहां से टेरिटरी आ सकती है। कुछ यूनियन टेरिटरी अपनी होती है जो सेंटर संभाल के रखता है कि ये किसी स्टेट के अधीन नहीं है। यही क्वेश्चन मेरे से दूसरी दफा इंटरव्यू में पूछा भी गया था। यही पूछा था कि क्या कारण है कि दिल्ली को हम कंप्लीट स्टेटहुड नहीं दे सकते। इसका क्वेश्चन का आंसर आप सोचिएगा भी, और नहीं समझ में आए तो पूछे कमेंट्स में, मैं जवाब दूंगा। खैर, हमारे देश में इस समय 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज हैं, और कोई अभी एक्वायर्ड टेरिटरी नहीं है येट। हो सकता है कल को कोई कुछ भी देश कह दे कि हम आ रहे हैं आपके साथ, आ जाओ आ जाओ। फिर ठीक है, हमने बोला कि ठीक है सर, तो ये स्टेट क्या कर रहे हैं इधर, स्टेट इधर आदित्य सर के अकॉर्डिंग ये फेडरल अपना सिस्टम निभा रहे हैं। फेडरल गवर्नेंस यहां पे चल रही है कि ये पूरा इंडिया है, इसमें एक यूनिटरी सरकार बैठी है यहां पे, और सारे के सारे स्टेट अपने 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 कामकाज कर रहे हैं। दैट मीन्स ये एक फेडरल स्ट्रक्चर है। यूटीज में ऐसा कुछ भी नहीं है। यूटीज में हमने सब काम खत्म कर दिया, हमने बोला कोई फेडरल सिस्टम नहीं, जो है सेंटर बोलेगा वो माननी पड़ेगी। ठीक बात है। तो यहां पे स्टेट हमारे मेंबर होते हैं एक फेडरल सिस्टम के, जो कि यूटी नहीं हो सकते।
यूटी आर प्लेनली साफ सीधे शब्दों में सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड, बस कुछ नहीं है। सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरीज हैं ये केंद्र सरकार द्वारा संचालित होती हैं, ये इसमें कोई इनकी अपनी चलेगी नहीं ज्यादा, ठीक बात है। दूसरा, यहां पे स्टेट्स के साथ होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की शेयरिंग, कि कुछ पावर हमारे पास है जो कॉन्करेंट लिस्ट जो होती है यूनियन लिस्ट में, कुछ पावर आपके पास है जो स्टेट लिस्ट में, और कुछ पावर जिसपे हम दोनों कानून बनाएंगे वो है कॉन्करेंट लिस्ट। ये स्टेटों के साथ इनका समझौता है, स्टेट और यूनियन का। तो यहां पे हमारे सेंटर स्टेट रिलेशंस चलते हैं। इधर यहां पे कोई सेंट्रल यूटी कुछ मतलब ही नहीं है, वो खाली बस सेंटर है, दूसरी कोई बात ही नहीं है, वहां है ही नहीं। तो प्लेनली यूनिटरी फीचर है यहां पे। ये एरिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, दीज आर कॉल्ड सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेड यूनिटरीज, ठीक बात है। हमने अभी हाल में जो यूटीज बनाए हैं, हम उनको हमें जानना भी है कि क्यों ये रेलेवेंट हो गए हाल में। पर लेकिन पीछे चलो, पीछे क्या हुआ था 1874 में, हमारे यहां तो हंगामा हो चुका है, ठीक है, 57 गदर हो चुकी है, ब्रिटेन सरकार ने बोल दिया कंपनी आउट, अब हम चलाएंगे इसको। इनके बाद जब कंपनी यहां से चली गई, तब हमने देखा कि यार रूल करते करते हमें कुछ समझ में आ रहा है। कुछ ऐसे टिपिकल एरियाज हैं जो या तो बहुत दूर हैं, एकदम मतलब बलोचिस्तान, एकदम ऐसा कि भोपाल, कूर्ग, ऐसे कुछ एरिया जो या तो छोटे बहुत हैं कि पूरा उन्हें स्टेट तो क्या बोलने, या वो इतने दूर हैं, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हैं, कोई खैबर पास के पास है, कोई हिंदू कुश में है, तो हमने बोला कि नहीं, ये एरियाज को हम बोलेंगे अनुसूचित जिले। हमें मतलब अंग्रेज बोलते थे शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट, हमने उसको हिंदी में बोल दिया, ठीक है। बाद में कुछ ही समय बाद इनको बोलना शुरू कर दिया गया कि नहीं, अब से आप हो चीफ कमिश्नर्स की प्रोविंस। यहां पे कोई गवर्नर नहीं है, यहां पे कोई वाइस रॉय नहीं है, वाइस रॉय एक पूरे से इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए एक ही है, वो दिल्ली में बैठे हैं, ठीक, कलकत्ता में बैठे हैं। अब इसके बाद जो छोटे छोटे जिले थे, ऐसे वाले शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट थे, तो शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट का एक एक्ट आया था खुद का। अब इस एक्ट ने बाद में कुछ समय बाद बोला कि नहीं, अब यहां पे कमिश्नर बैठा करेगा, चीफ कमिश्नर, ठीक है। तो हमने उन स्पेशल एरियाज को बोलना शुरू कर दिया सीसीपी, ठीक है, चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस है ये। अब इसके बाद क्या हुआ, हम हुए आजाद, हमने कहा अब तो हमारा है कि हाँ है। हमने देखा कि यहाँ पे कितने सारे स्टेट हैं, कितने सारे यहाँ पे स्पेशल एरिया है, प्रिंसली स्टेट है, हैदराबाद परेशान कर रहा है, जूनागढ़ परेशान कर रहा है, कुछ ना कुछ परेशानी हो ही रही है। पहले हमने इनको सबको एक साथ समझा कि छोटे भाई कितने हैं, देखें तो सही। जब छोटे भाई हमको दिखे तो हमने छोटे भाइयों को बोला, तुम एक तरीके के छोटे भाई हो, पार्ट ए, तुम दूसरे तरीके के हो, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट डी में इकलौता एक ही भाई है, छोटा वाला, ठीक है, याद आ गया। बड़ा भाई छोटा भाई की लड़ाई मेरी हमेशा से चलती आ रही है, शुरू से। खैर, उसके बाद क्या हुआ, जो पार्ट सी और पार्ट डी में खासकर ये स्टेट थे, बैठे हुए थे, आपका पुराना चैप्टर पीछे जाओ, यूनियन एंड टेरिटरीज, वहां पे हम पढ़ चुके हैं कि पार्ट ए में वो स्टेट थे जो पहले कहलाते थे ब्रिटेन के अपने प्रोविंस, ठीक है। ये हो गए हमारे ये वाले प्रोविंस, असम, बिहार, बॉम्बे, एमपी, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, यूपी, वेस्ट बंगाल, सारे के सारे, ठीक है, ये हो गए। फिर पार्ट बी में वो प्रिंसली स्टेट थे, प्रिंसली स्टेट बोलूंगा मैंने, इनमें अपने अपने राजपुताना, इनमें अपने अपने राजपाट चलता था। इसके अलावा इनके यहां अपना अपना लेजिस्लेचर भी था, प्रिंसली स्टेट्स विद लेजिस्लेचर, ठीक है। यहां पे अपना अपना छोटी छोटी इनकी अपनी विधानसभा जैसा ही मान लो, ये भी था, ठीक है। ये वो थे। अब यहां पे पार्ट सी में ऐसे स्पेशल एरियाज थे जो थे सीसीपी, चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस। सीसीपी पार्टी नहीं है चाइना की, ठीक है। पार्ट डी में इकलौता एक ही है जिसका नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, क्योंकि ये स्पेशल एरिया थे। मतलब ज्योग्राफिकली देखोगे ना तो ये अंडमान निकोबार आइलैंड थाईलैंड के, इंडोनेशिया के ज्यादा पास है ज्योग्राफिकली, मतलब अगर ऐसे बहुत ऊपर ऊपर ऑब्जेक्टिवली देखोगे तो। पर नहीं, ये ब्रिटेन के अंडर थे, पोर्ट ब्लेयर में जेल भी थी, सब कुछ था, वहां पे काला पानी सजा भी होती थी। अंडमान निकोबार शुरू से हमारे साथ रहे। अंडमान निकोबार का एक आइलैंड है जिसको हम अभी तक अपना मानते हैं, अपना कहते भी हैं, और वो आइलैंड हमारी संरक्षा में भी है, पर उस आइलैंड पे हम जाते नहीं है। आपको पता हो, कईयों को पता होगा वो आइलैंड, उस आइलैंड के पीछे स्टोरी भी है। खैर, अंडमान निकोबार आइलैंड को हमने बोला कि तुम अकेले पार्ट डी में रहो, बाकी सारे कम से कम मेन लैंड पे तो हैं, चलो ठीक है, अभी हैं। फिर हमने यहाँ पे इनको सीसीपी, ये जो एरियाज थे, ये छोटे छोटे एरियाज थे, अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कूर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश उस समय छोटा था, उस समय हिमाचल प्रदेश का काफी सारा एरिया पंजाब में आता था। फिर कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा, बाद में कुछ कुछ स्टेट भी बने। जब 1956 का एक्ट आ गया, कौन सा एक्ट था ये, 1956 में एक एक्ट हुआ था, स्टेटों की अदला बदली, स्टेटों की रूपरेखा चेंज करी गई। तब उसके बाद पार्ट सी पार्ट डी को खत्म कर दिया गया। और खत्म कैसे किया गया कि पार्ट बी को तो मर्ज करा पार्ट ए में, जहां जहां जिसका एडजेसेंट कोई स्टेट है उसमें उनके साथ कर दिया, एडजस्ट कर लो, चलो चुपचाप साथ में चले गए।
इसके साथ यहां पे जो पार्ट सी में कुछ कुछ ऐसे स्टेट यूटीज थे, हमने बोला कि एक काम करो, अगर तुम फिट हो पाओ तो हो जाओ, नहीं हो पा रहे हो तो हम तुमको अलग से रखे रहेंगे। कुल मिला के दो कैटेगरी बनी रह गई, क्या क्या, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए में सारे हमारे स्टेट्स हैं और पार्ट बी में फिर आए हमारे यूटीज। अभी यूटीज इस समय आजादी के कम से कम 9 साल बाद हमारे पास यूटीज हैं इस समय 6, जिन 6 में से आज 3 तो स्टेट है, जैसे क्या क्या, अंडमान निकोबार, दिल्ली, हिमाचल, लक्षद्वीप, मिनिकॉय आइलैंड, लक्षद्वीप मींस लक्षद्वीप आइलैंड्स हमारे इधर वेस्ट साइड में, मणिपुर और त्रिपुरा। इसमें से समय समय होते होते आगे आते आते हिमाचल, मणिपुर, त्रिपुरा कंप्लीट स्टेट बन गए। दिल्ली ना आधा स्टेट बन पाया, ना यूटी को क्या है परेशानी है बहुत। तो ये हमारा सिस्टम अभी फिर बन के रेडी हो गया था 1956 में। ठीक है, 56 के बाद थोड़े तो समय के बाद त्रिपुरा एक स्टेट बना, मणिपुर बना, हिमाचल बना, ऐसे ऐसे बनते गए। ठीक है, एक एक करके देखेंगे उनको बाद में, और देख भी चुके हैं कईयों को। तो हुआ क्या था कि भैया ये हमारे जो चीफ कमिश्नर के प्रोविंस थे, यही कूच बिहार, कूर्ग, दिल्ली, ये सारे। तो यहां इन प्रोविंसेस को आजाद होने के बाद हमने डाला कि चलो आप पार्ट सी में शांति से, ये वाली लिस्ट जो हमने तीसरी लिस्ट देखी है अभी। अब इसके बाद पार्ट डी में हमारा एक ही स्टेट, हमारा एक ही यूटी है, अंडमान निकोबार आइलैंड। फिर हमारा आया 1956 में स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, यानी कि स्टेटों का अदला बदली, स्टेटों का फिर से रूपरेखा सेट करो। क्यों आया था पता है? क्योंकि एक, याद कीजिए, एक फ्रीडम फाइटर थे, गांधी जी के बहुत अच्छे मित्र भी थे वो, उन्होंने भूख हड़ताल कर दी थी, उनकी डेथ हो गई थी। उन्होंने कहा था मुझे मद्रास से अलग हटके मुझे मेरा अपना यूनिफॉर्म लैंग्वेज वाला स्टेट चाहिए, पहला लिंग्विस्टिक स्टेट चाहिए, याद आया? वो स्टेट की डिमांड होने लग गई थी कि हम तो हटो, हम तो हटेंगे यहां से मद्रास से। ठीक है, तो वो फ्रीडम फाइटर कौन थे और वो फ्रीडम फाइटर ने कौन सा स्टेट बनवा लिया? ठीक बात आ गई, समझ में आ गई क्या बात, कहां हूं मैं? अब ये हमारा 1956 का मैप है उस समय का, थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया है कि अच्छा अभी इस समय इंडिया कुछ ऐसा दिखेगा, यानी कि अभी यूपी में उत्तराखंड मिक्स है। अच्छा, अभी पंजाब का बहुत बड़ा एरिया हिमाचल में भी है, अभी हिमाचल को पूरी तरह काटा नहीं गया अच्छे से। और इसके अलावा में दिख रहा है एमपी छत्तीसगढ़ हमारे कॉमन है, एक ही है। बॉम्बे प्रोविंस में महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन, दीव सब आ रहे हैं इसमें। ठीक है, अभी यहां पे हमें दिख रहा है कि आंध्र एक बड़ा सा स्टेट है, ये अलग हो गया, ये मद्रास से अलग हो गया। ठीक है, अब हम आगे चले, हमने कहा हाँ सर चलो आगे। फिर हमने इनको 7 CAA जब आया था, 1956 वाला आया था, तब जाके हमने कुछ हमने यूटीज को एडवांस होते हुए देखना शुरू किया। कैसे? ये यूटीज को हमने बोला कि अब आप चलो स्टेट बन जाओ चुपचाप। कैसे? हिमाचल, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल, गोवा, सबके सब बन गए अपने अपने स्टेट। ठीक है, फिर अब क्या हुआ कि ऐसी टेरिटरी जो हमने आजादी के कुछ समय बाद एक्वायर करी है, दैट इज पोर्टुगीज से हमने लिया गोवा, दमन एंड दीव वेस्ट कोस्ट से, और इसके अलावा फ्रेंच से हमने लिया पुदुचेरी, जिसको हम पहले कहते थे पौंडीचेरी। ठीक है, हमने ये सारी चीजें उनसे अभी इकट्ठी करनी शुरू करी। अब के अंग्रेज चले गए, तुम भी जाओ पीछे पीछे, जाओ, कब तक रहोगे यहाँ, चले गए ये लोग। फिर क्या हुआ, इन टेरिटरी को हमने एक्वायर जब किया है तब हमने इनको स्टेट नहीं बोला है। अभी गोवा हमारा इस समय स्टेट नहीं है, नहीं हो सकता। आप पहले अपने वहां जाके अपने देश में रेटिफाई करो कि हाँ हम गोवा छोड़ के आ गए हैं, गोवा हार के आ गए, गोवा सरेंडर करके आ गए, तब हम उसको अपने पूरी तरह से सम्मिलित करेंगे, अपना उसको एक और नया स्टेट घोषित करेंगे। ठीक है, इंडिया हमेशा रूल फॉलो करता है इंटरनेशनल लॉज के, हम पहले करते रहे। ठीक है, ये हमारी लिस्ट थी। वो क्यों ही यूटी हो रहे हैं? यूटी ही क्यों सर? काय स्टेट में सब सारे स्टेट ठीक तो हैं? नहीं, प्रॉब्लम ये है कि कुछ कुछ यूटीज की जरूरत ही इसलिए पड़ी है, वो यूटी एग्जिस्टेंस में इसलिए हैं क्योंकि यहां तो मैं पॉलिटिकल, वहां पे कुछ ऐसी रियासतें ऐसी आपस में तालमेल कर रही थी, ऐसे पॉलिटिकल अपने आपस में झगड़े हो रहे थे, और कुछ पॉलिटिकल कंसिडरेशन सोचने पड़ते थे कि यार चंडीगढ़ है, पंजाब हरियाणा दोनों लड़ रहे हैं, सबसे अच्छी सिटी है, क्यों क्यों जाने दें, नहीं जाने देंगे। पंजाब से हरियाणा कटा है, हरियाणा कह रहा हमारी भी राजधानी थी वो, और पंजाब कह रहा है नहीं हमारे तो उसमें आती है वो। लेकिन क्या है कि चंडीगढ़ की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, चंडीगढ़ दिल्ली से कनेक्टेड भी है, और चंडीगढ़ जो है हरियाणा पंजाब दोनों को देखता आया भी था, वहां पे प्रशासन पूरा वहां से बैठता था। तो चंडीगढ़ को बोला गया काम करो तुम दोनों को ही अब कैपिटल अपना दो अपने से, तो चंडीगढ़ एक यूटी बना दी गई। चंडीगढ़ को बोला गया कि अब से तुम पंजाब हरियाणा दोनों को संभालोगे। ओके फाइन। फिर उधर दिल्ली, अब दिल्ली क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे कोई इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स हों, एम्बेसीज हैं यहाँ पे, पार्लियामेंट है यहाँ पे, अब तो नया पार्लियामेंट भी आ गया है, राष्ट्रपति भवन है यहाँ पे सीएजी का ऑफिस है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑफिस है, यूपीएससी का यहाँ पे दफ्तर है। दिस मीन्स कि दिल्ली इतना इंपॉर्टेंट प्लेस है कि इसको किसी एक स्टेट के हाथ में दे नहीं सकते। साफ बात, दिल्ली जो है एक, जैसे यही आंसर जब मेरे से जब पूछा गया था क्वेश्चन, तो मैंने आंसर यही दिया था
कि वॉशिंगटन डीसी को भी, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है, उसको भी कोई स्टेट एक्वायर नहीं कर सकता है। नहीं, भले ही वो एक स्टेट के अंदर आ रहा है, जो भी दिख रहा है स्टेट के पास भी दिख रहा है, पर नहीं, कोई स्टेट उसको क्लेम नहीं कर सकता है कि डीसी मेरी टेरिटरी का पार्ट है। नहीं हो सकता है, एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। इसीलिए दिल्ली भी हमारा कभी हमारा स्टेटहुड पूरा क्यों दे किसी को, भैया स्टेट कैसे दे दें, राजधानी है वो। फिर इसके बाद कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस, कुछ एरिया ऐसे हैं जो हमें दिख ही रहा है कि इनका कल्चर बहुत ही लिमिटेड है, कम है, यूनिक है, रेयर है, और कहीं एक्सटिंक्ट ना हो जाए इनका कल्चर, इनका आर्किटेक्चर, इनका सब कुछ। तो हमने कहा पुडुचेरी में जितना आर्किटेक्चर है, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव में जो आर्किटेक्चर है, इसको प्रिजर्व रखो, संभाल के रखो। अगर यहाँ पे जैसे कुछ मतलब ऐसा ना हो जाए कि यहाँ लोकल पॉपुलेशन ज्यादा घुस जाने लग जाए और इनका अपना जो पर्सनल, इनका जो रहने खाने का तरीका है, बहुत सारी यहाँ पे पारसी कम्युनिटी भी हैं, बहुत सारे यहाँ पे और भी तरह के लोग रहते हैं, तो वो लोग परेशान हो जाएंगे, उन लोग का अपना कल्चर, हेरिटेज सब खत्म हो जाएगा। हमने कहा ऐसा नहीं होने देंगे, हम आपको डायरेक्टली, हम आपको संभाले रखेंगे, आपका यूटी आप ही करेगा। ठीक है, कुछ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है, जैसे हमारे दोनों तरफ जो हमारे आइलैंड है, अब ये आइलैंड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। टूरिज्म तो है ही है, इसके अलावा ये जो चाइना का जो सी एंड ये वाला ऑपरेशन है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये वाला पूरा, तब इसमें हमारा चाइना के बीआरआई को काउंटर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हम अंडमान निकोबार को, लक्षद्वीप को सेंट्रली एडमिनिस्टर करे रखें। हमारे अरेबियन सी में, इंडियन ओशन में, बे ऑफ बंगाल में हमारी प्रेजेंस मजबूत होती है क्योंकि हमारे पास 2 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड हमारे पास इलाके हैं इंडिया के दोनों तरफ, ये जरूरी भी है। फिर हम आगे चले, हमने कहा यार ऐसे ऐसे कुछ स्टेट हमारे पास जो नए जुड़ते जा रहे हैं, इन स्टेट्स को एकदम से स्टेटहुड देंगे भी नहीं, क्योंकि पहले आपको स्पेशल तरीके से ट्रीट किया जाएगा। जैसे याद है सिक्किम ने कितनी बार कहा कि हमें चोग्यालों से आजाद करो, हम तो आना चाह रहे हैं। हमने कहा ऐसे नहीं आओगे, अभी पहले आप हमारे साथ एक्वायर्ड टेरिटरी हो, पहले ऐसे ही रहो, स्टेटहुड बाद में मिलेगा थोड़े समय बाद, ऐसे नहीं देंगे। तो कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट है, कुछ केयर भी है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के पीपल हैं, नॉर्थ ईस्ट वैसे ही हमसे कटे हुए कई सालों तक रहे हैं। फिर हमारे ऐसे बैकवर्ड ट्राइबल जो पीपल हैं जो अपने रहन सहन को, परिवेश को छोड़े नहीं हैं, हमने कहा यूटी, यस यूटी, गुड, अभी ऐसे ही रहो। फिर मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल जो आज स्टेट बन गए, तब हमने कहा अभी आप यूटी रहना, कोई बात नहीं, अभी सेंट्रल ही आपको देखेगा, सेंट्रल ही आपको बताता चलेगा आगे क्या करना है। जब आप परिपक्व हो जाओ, मैच्योर हो जाओ, तब बात करेंगे कि आपको स्टेटहुड चाहिए, हाँ ले लो, ले जाओ। तब हमने, इसलिए हमें कई सारी यूटी हमने बनानी शुरू कर दी। आओ लेटेस्ट, अभी जो कटी है यूटी, 2019 में जम्मू कश्मीर जो स्टेट था, जिसके पास अपना सेपरेट फ्लैग, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेट सब कुछ होता था, और वहां पे प्रीपेड सिम नहीं चलती थी, वहां पे लैंड खरीदना इम्पॉसिबल था मेन लैंडर्स इंडियंस के लिए, यूटी इसको बना दिया गया। स्टेट को बोला गया कि आज से स्टेट के 2 टुकड़े हो गए, एक पीला टुकड़ा, एक नीला टुकड़ा। पीले टुकड़े में क्या है, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। नीले टुकड़े में लद्दाख, कारगिल, लेह। अब इस एरिया को हम कहते हैं कि हाँ साहब ये एक यूटी है और ये भी एक यूटी है, दोनों यूटी हो गई। ये हुआ। अब क्या हुआ कि इसको जब पेश किया जा रहा था, ये बिल एक्चुअली अपने आप से नहीं होता, सरकार पहले बिल लाती है, सरकार पहले बिल पास कराती है पार्लियामेंट में, यही पार्लियामेंट का काम है। तो जो पुराना, जब ये जम्मू कश्मीर का स्टेट था, जब इसको बाइफर्केशन हुआ, इसका 2 टुकड़े हुए इसके, तब एक तो यूटी कटी ये वाली, एक यूटी कटी ये वाली। क्यों काटी गई, क्या कारण क्या है इसका? तो होम मिनिस्टर जी ने जब इसका जवाब दिया है, सरकार ने ये बोला कि ऐसा है, लद्दाख का जो एरिया है, इधर का एरिया, ये कल्चरली, हिस्टोरिकली और लैंग्वेज के हिसाब से भी देखोगे, इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एरिया ऑफ जम्मू कश्मीर, ठीक है। और कई समय से वहां के लोगों की मांग भी रही है कि हम इनको अलग रखो, हमने अलग कर दिया है उनको, हमने उनकी मांग को पूरा किया है कि लार्ज एरिया है, कंप्लीटली मतलब उसमें हैबिटेशन बहुत कम है, लोग बहुत कम रहते हैं, कोल्ड डेजर्ट है वहां पे, कैसे रखेंगे वहां? तो वहां जम्मू कश्मीर और लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग है, सेम नहीं है। इसलिए हमने लोगों की लॉन्ग पेंडिंग डिमांड को मानते हुए हमने कहा कि आज इसको दोनों को सेपरेट करते हैं, काम खत्म, 5 अगस्त 2019। फिर इसके बाद क्या हुआ कि यूटी ऑफ लद्दाख विल बी विदाउट अ लेजिस्लेचर। जब इतनी पॉपुलेशन नहीं है कि यहां पे अब कहां बैठे हैं, कारगिल में जरा से यहां बैठे हैं, यहां बैठे हैं, यहां बैठे हैं, ऐसे लोग बैठे हैं। जम्मू कश्मीर में तो कई सारे जिले हैं, येरा जिला, येरा जिला, येरा जिला, येरा जिला, येरा जिला, ऐसे खूब जिले हैं यहाँ पे। लद्दाख में कम है, तो लद्दाख में जब कम है तो क्या करोगे, एकदम अपनी विधानसभा लेके, अभी तो यहाँ रहने दो विधानसभा, इसको जरूरत है, यहाँ पॉपुलेशन भी है। फिर क्या हुआ, हमने बोला कि दूसरे प्रॉब्लम है हमारी इंटरनल सिक्योरिटी की, यहाँ की जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है,
एंड जो हमारा यहाँ पे इंसर्जेंसी डेवलप हो रही है उसको काउंटर करने के लिए जरूरत है कि स्टेट प्रशासन से जब नहीं हो पा रहा है, सेंटर बड़ा भाई हमेशा एक्टिव होगा। तो ये एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर से ना हो पा रहा है, तुमसे ना हो पाएगा, वी विल डू इट। हमने किया भी। फिर यूटी जम्मू कश्मीर के पास अपनी विधानसभा छोड़ दी कि अभी आपका चुनाव जब हो तब आपका अपना सीएम आ जाएगा, सीएम के साथ आपके पैरेलल सेंटर का एक एजेंट रहेगा जिसका नाम होगा एलजी होगा या एडमिनिस्ट्रेटर होगा, जो भी नाम हो सकता है उनका, ठीक है। ये बिल था जम्मू कश्मीर 2019 बिल। फिर ये पास हुआ, फिर ये बिल से एक्ट बन गया, ठीक है, संविधान में संशोधन हो गया। अब खैर उस बिल के ऊपर काफी सुप्रीम कोर्ट में लड़ाइयां भी हुई, सब कुछ हुआ। फिर हम चले अगले साल और जब हमने एक स्टेट को तोड़ के 2 यूटी तो बना डाला पहले ही, फिर हमने 2 यूटी को चिपका भी दिया आपस में, हमने मिक्स कर दिया। हमने क्या किया कि यहां पे दमन है, यहां पे दमन एंड दीव है, ये रहा दीव, और दादरा नागर हवेली ये रहा। तो ऐसे टिपिकल एरिया थे। फिर से करते हैं, दूसरे तरीके से मार्क करते हैं, दूसरे इंक से दिख जाएगा अच्छे से हुआ क्या। तो क्या है कि ये रहा दीव, ये रहा दमन, अच्छा ठीक है, अलग अलग अब है गुजरात में, पर कितने डिफरेंटली लोकेटेड है। बीच में पूरा हमारा गल्फ ऑफ खंबात आ चुका है, बीच में मतलब बीच में पानी, पूरी पानी की वाटर बॉडी है, लो एक ही यूटी कहलाती है वो। फिर यहां पे दादरा नागर हवेली भी यहां पे बैठी हुई है। हमने क्या करा, हमने देखा कि जब ये 2 यूटीज अलग अलग ऑलरेडी हुआ करती थी और इनका रहन सहन कल्चरली हिस्टोरिकली दे आर वेरी सेम, इनमें कुछ ज्यादा डिफरेंट है ही नहीं, तो हम क्यों ना इनको एक ही कर दें। हमने फिर इनको एक बिल लाया, दमन एंड दीव एंड मर्जर ऑफ अपना यूटीज बिल, हमने इनको एक कर दिया। हमने छुट्टी करो इसकी, अब सिस्टम को सॉल्व करो, इनको एक साथ अब से पढ़ा करेंगे, बोला करेंगे। क्या हुआ है कि यूटी ऑफ दादरा नागर हवेली एक है और दूसरी है दमन एंड दीव, इनको हमने चिपका दिया साथ में। क्या आप रहोगे साथ में, क्या होगा, अब आपका एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा, आपका एक चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट होगा, आपका एक पुलिस कमिश्नर होगा, आपका एक और कोई सेक्रेटेरिएट होगा। अभी तक तो डिफरेंट है, और सेक्रेटेरिएट होते हुए भी कितना नुकसान है ये देखो कि दमन यहां है, दीव यहां है, ऑफिसर एक बार में एक ही जगह तो हो सकता है। अगर आपकी पोस्टिंग हो दमन एंड दीव में कैडर में, दैट मींस यू कैन आइदर बी पोस्टेड हियर और हियर एट अ टाइम। एक बार में तो 2 जगह नहीं हो सकते, भगवान तो नहीं हो, तब दैट मींस कि या तो आप यहां हो या यहां हो, और अगर यहां नहीं हो तो यहां का नुकसान, तो यहां का नुकसान है, और यहां हो तो भी यहां का नुकसान है। ऐसा मत करो। हमने कहा हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, हम इनको अलग से बोलने का सिलसिला बंद कर देंगे। हम बोलेंगे ये पूरा सिस्टम एक ही है, ये एक ही यूटी है अब से, अब बस ये सही हो गया। क्या हुआ कि यहां पे 2 सेक्रेटेरिएट ऑलरेडी थे, पैरेलल डिपार्टमेंट चल रहे थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर का बेवजह कंजम्पशन हो रहा था, प्रॉब्लम चल रही थी। और यहां पे 2 यूटी अलग अलग हैं, ठीक बात हो गई। इनका एडमिनिस्ट्रेशन, सेक्रेटरीज, हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट, ये दोनों यूटीज में काम भी कर रहे हैं, डिफरेंटली कर रहे हैं, आज यहां है कल वहां है, प्रॉब्लम हो रही है। ये प्रॉब्लम सॉल्व करवा दी गई, और इससे लोकल लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी कि यार ऑफिसर आज आए थे, परसों आएंगे, अब तो वहां चले गए दूसरी जगह, बाद में आएंगे, ठीक है, लो गए तो गए। अब यहां पे जो डे टू डे फंक्शनिंग है वो इफेक्ट हो रही है, बहुत चीजें हो रही थी इफेक्ट। तो हमने कहा ये इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब से हमारे यहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये काम नहीं करना पड़ेगा कि दोनों जगह दोनों यूटीज में अपना कोऑर्डिनेशन करते रहो कि आज यहां के चीफ कमिश्नर से बात कर रहे हैं, कल को वहां के से बात करेंगे, फिर दोनों से बात करके सहमति करके तब एक इलेक्शन करवा देंगे, जो भी करवाएंगे। ये सब काम अब रोको, इसको सॉल्व करो, सिस्टम सही करो, ठीक है। तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काफी सारा डुप्लीकेशन बच गया। जो काम का डुप्लीकेशन होता, मतलब बेवजह दोबारा से डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो गया, कि वो काम रोकना है हमको। बेकार में जो हमारा यहाँ पैसा वेस्ट हो रहा है, हमारे रिसोर्स वेस्ट हो रहे हैं, दोनों को अलग अलग यूटी बोलने से, उसको बंद करो, एक यूटी कर देंगे हम, ठीक है, सॉल्व हो गया हमारा। हमने क्या करा, जो ये 2 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन थे, हमने कहा इससे वेस्टेज हो रही है, इससे डुप्लीकेसी हो रही है, इससे इनएफिशिएंसी हो रही, काम नहीं हो रहा है, मिक्स करो, मर्ज कर दो। इसके अलावा हमारे सरकार पे फाइनेंशियल बर्डन तो पड़ ही रहा है, सरकारी तो देख रही है सेंट्रल सरकार, और देख कौन रहा है। फिर इसके बाद यहां पे पॉलिसी है सरकार की कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये करनी है कि सरकार, एक लाइन है ये आपको एथिक्स के पेपर में यूज करनी पड़ेगी, साथ ही एसए में यूज करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, हैज नो बिजनेस इन रनिंग बिजनेस। समझे आप क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि जो काम सरकार का नहीं वो सरकार क्यों करे, ठीक है, इन रनिंग बिजनेस। अब मैं कह रहा हूं कि सरकार की क्या मजबूरी है बेवजह इतना सारा एम्पायर बना के रखे, इतने सारे सरकारी तंत्र बना के रखे। नहीं, प्राइवेट सेक्टर को दो, प्राइवेट सेक्टर कंपटीशन लाएगा,
कंपटीशन की वजह से क्वालिटी ऑफ गुड्स बेहतर होंगे, सर्विसेज अच्छी होंगी, डिमांड करेंगे लोग अच्छे, जब पैसा देंगे तो अच्छी चीज का। अगर सरकार हर बिजनेस में दखल देगी, हर बिजनेस में अपना सिस्टम लगा के रखेगी, दैट मीन्स वो बिजनेस स्टैग्नेंट हो जाएगा। क्योंकि सरकार तो काम करती है तो वो तो पैसे के लिए नहीं करती है, सरकार काम करती है जनहित के लिए। अब जब तक सरकार अपने बिजनेस में लगी रहेगी, दैट मीन्स सरकार का काम नहीं चल रहा है सही। सरकार को मिनिमम होना चाहिए, कम से कम सरकार हो, ज्यादा से ज्यादा रेगुलेशंस हो, ज्यादा से ज्यादा सबकी सुपरविजन हो। मतलब अब अगर कल को सरकार फूड डिलीवरी शुरू कर दे जोमेटो स्विगी के साथ, तब क्या होगा? जोमेटो स्विगी को नुकसान तो होगा ही होगा, साथ ही सरकार को नुकसान होगा। सरकार क्यों करेगी काम? कोई मतलब ही नहीं है। पर सरकार की जरूरत है कि सरकार रेगुलेट करे कि जो स्विगी जोमेटो के वर्कर्स हैं उनको अच्छी तनख्वाह मिले, जो हमारे फूड डिलीवरी एजेंट्स आते हैं हमारे घर पे। साथ ही ये इंश्योर करे कि फूड की क्वालिटी सब स्टैंडर्ड ना हो। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जो फूड पहुंच रहा है वो जहरीला ना हो भाई। वो फूड पहुंच रहा है तो सही पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, और अगर कोई कंज्यूमर परेशान है तो उसके पास कोई रेड्रेसल मैकेनिज्म है कि नहीं जोमेटो से लड़ाई करने का, वो होना चाहिए। सरकार का वहां रोल है। दैट इज मैक्सिमम गवर्नेंस एंड दैट इज मिनिमम गवर्नेंस। अब सरकार कम है पर सरकारी जो जितना सिस्टम है वो फैला हुआ खूब है, ये होना चाहिए। यही सरकार की तब पॉलिसी भी थी। उन्होंने कहा कि भाई हम इतना झंझट नहीं चाहिए, हम कम से कम काम चाहते हैं, हम कम से कम लोग चाहते हैं अपने में, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम अपने रेगुलेशन भेज सकें। और लोग प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो लोग अपने आप से बेनिफिट करेंगे ही करेंगे। ठीक है, अब ये स्मॉल पॉपुलेशन भी है इनकी जगहों की, दमन दीव दारा नगर कितने ही हैं, जिले बराबर हैं, ठीक है, एंड लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया है इनका। तो क्या करोगे विधानसभा देके? कोई जरूरत नहीं है। यहां पे अब ऑफिसर्स एफिशिएंटली काम कर सकते हैं, छोटी जगह है, सिंगल तंत्र होगा, सिंगल एक वर्टिकल सिस्टम होगा, सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम। ठीक है, इस वजह से हमने क्या किया, दादरा नगर हवेली को एक कर दिया। अब यूटी चलाए कैसे जा रहे हैं? चलाए ऐसे जा रहे हैं थ्रू दीज 239 से 241 3 आर्टिकल। तो ऐसा नहीं है कि 3 आर्टिकल चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, 3 आर्टिकल में कुल मिला के बात हो जाती है कि हाँ, मतलब अब यूटीज तो हैं ही हैं। मतलब यूटीज नाम समझ में आ रहा है कि हाँ एक तरीके की यूटीज ही होंगी, पर नहीं, एक तरीके की यूटीज भी नहीं है। यूटी सब डिफरेंट डिफरेंट है, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है उनमें आपस में। अब दिल्ली के एलजी साहब, ये कौन है, क्या नाम है इनका, दिल्ली के एलजी साहब और केजरीवाल जी के बीच की टसल थोड़ी बहुत तब पता ही होगी आपको, इतना तो आप पढ़ ही रहे हो, मुझे पता है। नहीं है तो अभी आगे और वो भी देखेंगे। तब क्या हुआ है कि हर यूटी को पहली बात तो सेंटर एडमिनिस्टर करता है, साफ बात, चाहे आपके विधानसभा हो या ना हो, वी डोंट नो, वी डोंट केयर। पर हम ये कह रहे हैं कि यूटी का जो प्रशासनिक हेड है, एडमिनिस्ट्रेटर है, वो सेंटर का एजेंट होगा। वो सेंटर का एजेंट है, ना कि उस हेड ऑफ स्टेट, जैसे गवर्नर होता है हर स्टेट में अपना अपना, जैसे यूपी के राज्यपाल मैम। तो ऐसा नहीं है कि जो दिल्ली के एलजी साहब हैं वो कोई हेड ऑफ स्टेट है दिल्ली के, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, सेंटर के एजेंट आए हैं वहां पे, सेंटर का एक आर्म है वो। अब ये जो सेंटर के एजेंट होते हैं इनके अलग अलग नाम होते हैं, किसी किसी यूटी में उनको एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं, किसी किसी में एलजी साहब बोलते हैं, कहीं कहीं चीफ कमिश्नर बोला करते थे, अब वो बोलना बंद कर दिया है। ठीक है, पर नाम अभी भी है, कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अब यहां पे एलजी साहब का नाम चलता है दिल्ली में, पुदुचेरी में, अंडमान निकोबार आइलैंड में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। यहाँ पे इनको यहाँ पे जो इनका हाईएस्ट ऑफिसर होता है इन यूटीज में, उसको बोलते हैं कि आप एलजी हो। दूसरी जगहों पे चंडीगढ़ हो, दादरा नगर हवेली हो, दमन दीव हो, लक्षद्वीप हो, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, सॉरी यहाँ पे जो हाईएस्ट ऑफिसर होंगे वो होंगे एडमिनिस्ट्रेटर। दो नाम है। चीफ कमिश्नर अब नाम हमें कम दिखता है, पर क्योंकि ये ब्रिटेन का एक लेगेसी है तो हम उसको रखते हैं। चीफ कमिश्नर अब हमारा पुलिस के लिए जनरली यूज होता है, या हमारे इलेक्शन कमिश्नर के लिए होता है, सीईसी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ऑफिसर के लिए रह गया है। अब इसके बाद हम चले आगे, हमने कहा क्या हो क्या रहा है इनके साथ। तो हमने कहा देखो सर, जब यूटीज हैं तो यूटीज भले ही सेंटर के डायरेक्ट, मतलब सेंटर के साथ ज्योग्राफिकली अटैच नहीं है, जैसे दिल्ली है तो दिल्ली तो भैया सेंटर के साथ अटैच है ही है ना, दिल्ली में ही तो सब सेंटर है। अब हम ये कह रहे हैं कि भले ही यहां पे दादरा नगर हवेली है, भले ही लक्षद्वीप है, अंडमान है, जम्मू कश्मीर लद्दाख है, ठीक है, ये सब होने दो, इनको कोई दिक्कत नहीं है, पर इनमें जो भी कानून बनेगा उस पे सेंटर का पहला हक होगा। जैसे क्या मतलब, पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ द 3 लिस्ट फॉर द यूटीज, एनी सब्जेक्ट ऑफ द 3 लिस्ट। यहां खेला खत्म, यहां स्टेट लिस्ट फेडरलिज्म ऐसी की तैसी कुछ भी नहीं। अब यहां पे पार्लियामेंट के पास संपूर्ण पावर है, पुडुचेरी हो, दिल्ली हो, जम्मू कश्मीर में हो, जहां पे अपना अपना लोकल लेजिस्लेचर है, होता रहे, ठीक है। पार्लियामेंट की पावर यूटीज पे लगने वाली, ये ऑन सब्जेक्ट्स ऑफ द स्टेट लिस्ट
रिमेन अनअफेक्टेड इवन आफ्टर एस्टैब्लिशिंग अ लोकल लेजिस्लेचर फॉर देम। भले ही इनमें अपनी अपनी विधानसभाएं हैं इन जगहों पे, 3 जगहों, पुडुचेरी पे है, दिल्ली में है, जम्मू कश्मीर में होगी जब इलेक्शन होंगे वहां। तो इसका मतलब है कि जब यहां पे इलेक्शन हो उसके बाद लेजिस्लेचर आता रहे, इससे भी फर्क नहीं पड़ेगा, पर पार्लियामेंट की पावर पे पूरा पूरा इफेक्ट नहीं है। ये अपनी पार्लियामेंट अपनी पावर नहीं छोड़ेगी। हमें कानून बनाना है, हम बना लेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति जी दे कैन मेक रेगुलेशंस कहां कहां के लिए, अंडमान निकोबार के लिए, लक्षद्वीप के लिए, दमन एंड दीव के लिए, लद्दाख के लिए। ये अपने रेगुलेशन ला सकते हैं, अपने इंपॉर्टेंट कुछ कुछ और रूल्स ला सकते हैं, ताकि यहां की गुड गवर्नेंस हो सके, पीस, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट इनका अच्छे से हो सके। ठीक है, करवाओ, अच्छे से और करवाओ। पुडुचेरी में जब विधानसभा भंग हो जाएगी तब यहां पे पार्लियामेंट अपनी पावर फिर दिखाएगा। ठीक है, दिल्ली के लिए स्पेशल क्लॉज है, दिल्ली के लिए नहीं है। अब हम आगे चले। हमने कहा सर क्या है यूटीज में हाई कोर्ट का सिलसिला, तो हो सकता है यूटीज में हाई कोर्ट हो सकता है ना हो, फर्क नहीं पड़ता। जैसे पार्लियामेंट कैन एस्टैब्लिश अ हाई कोर्ट फॉर अ यूटी, या उस यूटी को बोल सकता है कि अब आप फलाने स्टेट के हाई कोर्ट के अंडर जा रहे हो। जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड है तो वो कैलकाटा हाई कोर्ट के अंडर जा रहा है। ठीक है, चंडीगढ़ है वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंडर जा रहा है, लक्षद्वीप है वो केरला हाई कोर्ट के अंडर जा रहा है, पुडुचेरी है वो मद्रास हाई कोर्ट के अंदर जा रहा है। जाने दो, ठीक है। इधर यहां पे खाली दिल्ली है जिसके पास अपना 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 हाई कोर्ट है, द ओनली यूटी। ये अपना 66 में आया था, क्योंकि दिल्ली में देखो इंपॉर्टेंट केसेस भी होते हैं, दिल्ली में ज्यादातर केसेस सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी होते हैं, दिल्ली में ज्यादातर केसेस कई सारे ट्रेड के रिगार्डिंग होते हैं, और कई सारे ऐसे मसले जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचने चाहिए वो पहले दिल्ली में निपटने चाहिए थे। तो दिल्ली में लेकिन कड़कड़डूमा कोर्ट है या और कोई साकेत कोर्ट है, तो इससे बेटर एक हाई कोर्ट दिल्ली में अपना हो। ठीक है, वो बना दिया गया। बॉम्बे और ये वाला जो अपना हाई कोर्ट है, ये इनका जुरिस्डिक्शन है 2 यूटीज के ऊपर। कौन सा? दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव। अब तो एक ही हो गए, ठीक है। पर लेकिन पहले ये 2 यूटीज के ऊपर अपना जुरिस्डिक्शन रखता था, बाकी सारे हाई कोर्ट अपना सिंगल यूटी पे रखते थे। ठीक है, अब इसके बाद जब जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट था, है तो वही वहां पे हाई कोर्ट, तो वो हाई कोर्ट दोनों के लिए कॉमन है। इसका मतलब जम्मू कश्मीर यूटी के लिए और लद्दाख यूटी के लिए कॉमन हो गया। हो सकता है ये समय की मांग भी हो सकती है कि कल को यूपी में से एक स्पेशल एरिया निकाल लिया जाए, कि ऐसा करते हैं, ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरिया है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट एरिया है, बहुत ही मतलब आगरा मान लो, कल को क्या हो कि ताजमहल है, अब ताजमहल हो चाहे अयोध्या में हमारा राम मंदिर हो, तब ऐसे में हम बोल सकते हैं कि यार देखो ये बहुत ही स्पेशल एरिया है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, बहुत ही रिलीजियसली और बहुत ही टूरिज्म के निगाह से बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, तो हम एक काम करते हैं, हम इसको सेंटर के अधीन दे देते हैं। ये बिल्कुल पॉसिबल है कि एक यूपी में से, ये यूपी है, अब एक यूपी में से आगरा हो गया, एक अयोध्या हो गया, यहां पे टूरिज्म है और यहां टूरिज्म बनेगा अयोध्या में, जैसे राम मंदिर हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा कि हो सकता है ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट एरिया बन जाए कि यहां इनको डेजिग्नेट कर दिया जाए कि अब आप यूपी के, अब आप एक यूटी हो। पर लेकिन जो हाई कोर्ट है वो लखनऊ बैठी हुई है, इलाहाबाद में बैठी हुई है, तो दोनों बेंच, मतलब एक ही हाई कोर्ट की बेंच है। अब क्या होगा कि दोनों यूटीज के ऊपर इसी हाई कोर्ट का काम चलता रहे, या ये भी हो सकता है कि आगरा को बोल दें कि आगरा जा रहा है दिल्ली हाई कोर्ट के अंडर, एनसीआर क्षेत्रफल बड़ा हो गया है, एनसीआर रीजन बड़ा हो गया है, लो आगरा चला गया यूटी में, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अब हम आगे चले। हमने कहा यहां क्या हो रहा है, जब हमने दिल्ली के लिए पढ़ा, हमने कहा अच्छा दिल्ली में तो काफी घमासान हुआ है, अभी और घमासान आगे है, देखना। फिर क्या हुआ है, दिल्ली में पहली बार बोला गया कि दिल्ली को हम एक स्टेटस दे रहे हैं, स्पेशल स्टेटस टू द यूटी एंड रीडेजिग्नेट इज, उसका नया नाम चेंज रखते हैं एनसीटी ऑफ दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, बस साफ बात। ठीक है, और यहां पे एडमिनिस्ट्रेटर को हम बोलेंगे अब से लेफ्टिनेंट गवर्नर। अच्छा साहब, ठीक है, तो यानी 91 में ही हमारे यहां एलजी साहब अब बैठने शुरू हो गए। इससे पहले तो दिल्ली में होते थे एक मेट्रोपॉलिटन काउंसिल और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल, मतलब दिल्ली में अपनी विधानसभा बनाई गई, फिर दिल्ली में अपना मेट्रोपॉलिटन काउंसिल, जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था म्यूनिसिपैलिटीज में, तो एक सबसे बड़ी बॉडी है, उसका मेयर भी होंगे, उसके सब कुछ, वो फिर उनकी कार्यकारिणी भी होगी जो सारे काम करवाएगी। तब हमने कहा अब इसको दिल्ली को स्पेशल एक राज्य देते हैं, दिल्ली स्पेशल राज्य तो नहीं पर एक स्पेशल स्टेटस देते हैं, और इसको यूटी बोलेंगे, और यूटी का नया नाम ये होगा एनसीटी ऑफ दिल्ली। अब इस एनसीटी ऑफ दिल्ली के पास अपनी विधानसभा भी है, अपना मंत्रिमंडल भी है, अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यहां पे होने चाहिए कुल मिला के 10%, ये हमें पता है। अब स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली फिक्स कर दी गई 70 पे, तो 70 का 10% कितना हो गया, 7, ये रहा आंसर। ठीक है,
तो यानी 7 मंत्री हो सकते हैं। सीएम प्लस 6 मोर, सीएम प्लस 6 मोर, ये होने चाहिए। इतने ही मंत्री हो सकते हैं दिल्ली में, और दिल्ली की विधानसभा की स्ट्रेंथ फिक्स कर दी 70। इनके इलेक्शन होंगे, डायरेक्ट चुनाव होंगे, दिल्ली की जनता इनको चुनेगी, और दिल्ली की जनता ने अभी खूब इस बार वोट भी देना है, आगे भी देंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। ठीक है, इलेक्शन कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बात सेट है। फिर इसके बाद यहां पे अभी ये एनसीआर का एरिया है, दिल्ली तो इतना है, पर आपको याद है जब यूएस के राष्ट्रपति आए थे इंडिया, बराक ओबामा, तो बराक ओबामा जब आए थे और रिपब्लिक डे परेड में शामिल भी हुए थे वो, तो पता क्या हुआ था, 200 किलोमीटर तक यूएस की सीक्रेट सर्विस ने ये बोला था कि हम 200 किलोमीटर तक नो फ्लाई जोन बनाएंगे। यूएस का राष्ट्रपति आ रहा है, दैट मीन्स बराक ओबामा आ रहे हैं, दैट मीन्स कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दिखना नहीं चाहिए जब तक राष्ट्रपति ओबामा यहां हैं। और राष्ट्रपति ओबामा जब इंडिया आए थे, और बॉम्बे भी गए थे शायद वो, तो पहले से ही रूट की पूरी रेकी होती है, और बॉम्बे में तो कई सारे जो बीच थे, बीच पे जो हमारे पेड़ लगे थे, पेड़ों कटवा दिए गए थे कि पेड़ हटाओ, यहां से कोई ऊपर से बैठ के कुछ भी कर सकता है, मार सकता है। तो सीक्रेट सर्विस ने पूरा देख लिया कि भाई तुम्हारा दिल्ली भले ही ये है इतना, पर हम इसको एनसीआर मानेंगे। ये एनसीआर है, नेशनल कैपिटल रीजन। इसमें भरतपुर भी आ गया, इसमें पलवल भी आ गया, इसमें इधर के महेंद्रगढ़ भी आ गए, हरियाणा के सब कुछ आ गए। ठीक है, तो एनसीआर रीजन बड़ा होता है, और एनसीटी ऑफ दिल्ली हमारा टेरिटोरियल दिल्ली है। अब यहां पे जो सीएम साहब हैं, यहां पे क्वेश्चन उठेगा, यूपीएससी किसी दिन पूछेगा कि सीएम साहब दिल्ली के कौन अपॉइंट करते हैं? राष्ट्रपति जी, एलजी साहब अपॉइंट नहीं करते हैं। अगर आपने स्टेटमेंट पढ़ी कि सीएम ऑफ दिल्ली इज अपॉइंटेड बाय एलजी, तो आपको लगेगा नॉर्मली हाँ स्टेट में गवर्नर होता है, गवर्नर अपॉइंट करता है सीएम को, हर स्टेट के अपने अपने सीएम को, यहां भी करते ही होंगे। वहीं के वहीं चटक गए आप, वहीं के वहीं यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, और बाकी जो मिनिस्टर होंगे ये आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑल्सो ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑल्सो। केजरीवाल जी को पहले अपॉइंट करेंगे कौन? कोविंद जी, फिर कोविंद जी अपॉइंट करेंगे बाकी सारे मिनिस्टर्स को जो पीछे खड़े हैं। तो ये मिनिस्टर कौन है जिनकी एडवाइस इन्होंने ही दी है इनको, ऐसे चलेगा यहां पे। फिर एलजी वर्सेस सीएम हमने टसल खूब देखी है, और सुप्रीम कोर्ट भी इसमें बहुत बार इंटरफियर किया भी है। तो काउंसिल मिनिस्टर जो इनका है दिल्ली का, headed by the CM, they aid and advise the LG to function in the exercise of his functions except in so far as he is required to act in his discretion। कि ये स्टेटमेंट हमारी सुनी सुनी लग रही है, ये हमने गवर्नर साहब के चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि गवर्नर साहब अपने मंत्रिमंडल से सलाह मशवरा करते हैं, एड एडवाइस लेते हैं, उसके बाद वो कोई कदम उठाते हैं कि हमको ये काम करना है या नहीं करना है। अब क्या हो रहा है कि कई बार उनके पास जहां पर उनका डिस्क्रेशन है वो उसको यूज करते हैं एलजी साहब, और अपने मंत्रिमंडल की बात नहीं सुनते हैं। केजरीवाल जी की सरकार जी कुछ भी कहती रहे, नहीं मान रहे, एलजी साहब नहीं मान रहे। ठीक है, एलजी साहब ने फाइल भेज दी ऊपर सेंटर के पास, अब लो सेंटर से लड़ाई करो। फिर क्या हुआ, इन द केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्या होगा अगर इन दोनों में लड़ाई हो जाए, तो एक कुछ कह रहे हैं एक कुछ और कह रहे हैं, देन एलजी इज टू रेफर द मैटर टू द प्रेसिडेंट फॉर डिसीजन एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। फिर क्योंकि ये एलजी साहब तो सेंटर के एजेंट है ना, ये तो उन्हीं की सुनेंगे, ये उन्हीं की चलाएंगे, और जो सेंटर बोलेगी ये उसको मानेंगे। ये सीएम साहब को क्या माने कि हाँ ठीक है आप दिल्ली के मुख्यमंत्री होते रहो, पर मैं तो सेंटर से आया हूं, मेरा काम है अगर मेरे में और आप में कोई टसल हो जाए, कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाए, दैट मीन्स आपकी ओपिनियन को लेके मैं एक लेटर लिखूंगा राष्ट्रपति को, अपने बॉस को। साफ बात है, यहां पे अगर इन दोनों की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से सरकार नहीं चल पा रही है, इन दोनों की प्रशासन नहीं चल पा रहा है, दैट मीन्स वो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो गया है। जब ब्रेकडाउन होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का, फिर क्या होगा? आदित्य सर ने बताया कि अंडर आर्टिकल 356 स्टेट में अगर मशीनरी का ब्रेकडाउन हो गया, दैट मीन्स उस स्टेट ने, उस छोटे भाई ने बगावत कर दी है। और बगावत तो क्या ही करिए, पर छोटे भाई उपद्रवी हो रहा है, वहां पे बड़े भाई को बोलना पड़ेगा चुप, आवाज नहीं आए। ठीक है, तो फिर क्या होगा, राष्ट्रपति का शासन लग जाएगा उस स्टेट में या उस यूटी में या जहां भी विधानसभा है, जो विधानसभा मान नहीं रही है बात, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का उल्लंघन कर रही है। यहां पे दिस कैन बी डन ऑन द रिपोर्ट ऑफ द एलजी और अदरवाइज ऑल्सो, कि सेंटर ने बार बार इत्तला करी है स्टेट को कि कब तक तुमको बोल रखा है, तुमको गैजेट में लिख के दे दिया है, हर जगह लिख के दे दिया है, पर क्या हो रहा है कि यू आर नॉट ओबेइंग ऑर्डर्स। अगर यू आर नॉट ओबेइंग या फिर नॉट टोइंग द लाइन्स, ये वर्ड्स हैं एक्चुअल, ये जो सेंटर ने यूज किए हैं, तो कि आपने छोटे भाई ने हमारी बात नहीं मानी, आप लाइन के अंदर नहीं रहे हो, लाइन से आगे बढ़ के
आपने अपना पैर आगे रखा है, इसका मतलब अब हमें आना पड़ेगा, तुमको वापस लाइन के अंदर करके आते हैं, रुक जाओ अभी आ रहे हैं। तो जब स्टेट में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, फिर क्या होगा? पिछली क्लास में हमने एक एमसीक्यू देखा हुआ है, उसमें मैंडेटरी है कि एक चीज तो होगी ही होगी। वो कौन सी चीज है? क्या उसमें ध्वस्त हो जाता है स्टेट का? बताना मुझे, ठीक है। अब हम आगे चले। हमने कहा साहब इनको ये बताओ, एलजी साहब अब आ तो गए, इनके पास क्या है क्या इनका? दैट मीन्स कि एलजी साहब अगर हैं तो स्टेट में गवर्नर की भूमिका तो निभा रहे हैं, वो हाफ हार्टेडली या हाफ ऑलमोस्ट गवर्नर हैं, वो नहीं भी होते हुए हैं, पर अब हैं तो उनके पास पावर है कि जब स्टेट की विधानसभा रिसेस में है, सॉरी यूटी की, तो यूटी की विधानसभा जब रिसेस में है, दैट मीन्स अभी इंटरवल है, छुट्टी। रिसेस माने जो आप स्कूल में जब टिफिन का ब्रेक होता था उसे रिसेस बोलते हैं। तो अब वो रिसेस है, रिसेस के दौरान क्या हो रहा है कि विधानसभा है नहीं कानून बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए कोई तो हो। उस समय यहां पे एलजी साहब इज एम्पावर्ड टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस, अध्यादेश पारित कर सकते हैं वो। कौन? एलजी साहब। एंड इस अध्यादेश हैज सेम फोर्स एज एन एक्ट ऑफ द असेंबली, कि अभी अध्यादेश आ गया है, जब असेंबली वापस आ जाए तब उसको पास कर दे, पर जितनी देर तक ये अध्यादेश लागू है बिना असेंबली के सुपरविजन के, क्योंकि असेंबली है ही नहीं, असेंबली छुट्टी पे गई हुई है, अब ये हर ऑर्डिनेंस को मस्ट बी अप्रूव बाय द असेंबली विद इन 6 वीक्स फ्रॉम इट्स री-असेंबली, कि जब इनकी छुट्टी खत्म हो जाएगी, जब वापस आ जाएंगे ये, दैट मीन्स 6 हफ्ते के भीतर इस छुट्टी में आया हुआ जो अध्यादेश है जिसे आपने बनाया है उसको असेंबली को पास करना पड़ेगा। अगर पास नहीं किया, अध्यादेश खारिज, खत्म, जीरो, तो नहीं चल पाएगा, उसी दिन से रद्द हो जाएगी जिस दिन असेंबली ने कहा ये क्यों किया, हमारे वाले थे, हम आ ही रहे थे, तुमने पहले कर दिया। अगर असेंबली पास ना करे, असेंबली क्या करे? 6 हफ्ते तक डिस्कशन करती रहे कि नहीं डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन वोट देके पास नहीं किया, खारिज, खत्म, उसी दिन खत्म। ऑल्सो ही कैन विड्रॉ एन ऑर्डिनेंस एट एनी टाइम, अपने आप से ही उन्हें लगे कि अब ज्यादा हो गया, ऑर्डिनेंस अब वापस ले लेते हैं, अब तो विधानसभा आ गई, अपने आप जाने अपना काम करे, हम वापस ले रहे हैं। ही कैन ऑल्सो विड्रॉ इट। अब ये याद रखना कि ऐसा कोई भी अध्यादेश वो लाया नहीं जाएगा और हटाया नहीं जाएगा विदाउट द प्रेसिडेंट्स अप्रूवल, यहां पे प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब जहां भी मैंने प्रेसिडेंट बोला है इससे पहले, दैट मीन्स पीएम, दैट मीन्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दैट मीन्स राष्ट्रपति वो करते हैं जो उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहता है उनसे, वही करेंगे वो, ठीक है। यहां पे ही कैन नॉट प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस व्हेन द असेंबली इज डिसॉल्व्ड और सस्पेंडेड, जब असेंबली भंग हो चुकी है, जब असेंबली डिसॉल्व हो गई है, असेंबली सस्पेंड हो गई है, सस्पेंड फॉर सम स्पेशल रीजंस, अभी पिछली स्लाइड पे देखे थे हमने। तो अगर ये सस्पेंड हो गई है, डिसॉल्व हो गई है, उस समय इनको एडवाइस देने के लिए कोई है तो है नहीं, सीएम या कोई भी, तब उस समय ही कैन नॉट प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस, उस समय ये नहीं कर सकते, उस समय इनको करना भी नहीं चाहिए, नहीं। फिर हम आगे चले, हमने कहा साहब ये बताओ जो असल जो कहानी चली है, तो क्या हुआ 2014 से ही हमने देखा हुआ है, जब दिल्ली में आप सरकार आई थी तो आप सरकार के सामने खड़े थे नजीब जंग जी। नजीब जंग जी उस समय दिल्ली के एलजी थे। तो उस समय क्या हुआ कि दिल्ली की सरकार ने एक बिल लेके आया, जन लोकपाल बिल, ठीक है। जन लोकपाल बिल को एलजी साहब की सहमति चाहिए थी। एलजी साहब ने कहा देख के एक काम करो, इसको भेजते हैं लॉ मिनिस्ट्री के पास, मतलब सेंटर के पास। गया बिल सेंटर के पास, ये कह रहे हैं कि अरे बिल दिल्ली के लिए था, हाँ दिल्ली के लिए है लेकिन लॉ मिनिस्ट्री बताइए, रुक जाओ चुप रहो। तो इन्होंने कहा ऐसे नहीं चलना, ये गलत हो गया। फिर इन्होंने क्या किया, उस बिल को दोबारा से रीइंट्रोड्यूस कर दिया अपनी विधानसभा में, जो बिल ऑलरेडी सेंटर के पास बैठा हुआ है, सेंटर के पास लंबित है, सेंटर उस पर विचार करने वाला है, आप सेम बिल लेके फिर पारित करने निकल गए विधानसभा में। अपोजिशन ने उस समय, अपोजिशन पार्टियों ने इसका बहिष्कार किया, इस बात को गलत ठहराया कि ये गलत है। आप एक बिल, यही बिल जो आपने पिछले 2 महीने पहले भेजा था, जो सेंटर के पास लटका हुआ है, आप उस बिल को अपने फिर से यहां से पारित करने निकल रहे हो, नहीं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गलत। तो अपोजिशन पार्टी ने विरोध किया, आप पार्टी ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया, आप पार्टी ने कहा कि हम सरकार ही नहीं बना रहे, चले जा रहे हैं यहां से, चले गए ये। फिर दोबारा चुनाव हुए फरवरी में, इसके बाद इनकी 70 में से 67 सीटें आई, खूब सीटें आ गई, ठीक है, मेजोरिटी, एब्सोल्यूट डेफिनेट मेजोरिटी है। फिर इसके बाद केजरीवाल ने कहा कि ऐसा है, जितना सिस्टम है ये सरकार का, यहां पे दिल्ली सरकार का, दिल्ली में दिल्ली सरकार का, तो ये दिल्ली सरकार के कोई भी अफसर अब एलजी साहब से बात मत किया करो, छोड़ दो, कोई फाइल वाइल लेके नहीं जाना है इनके पास। एलजी साहब ने कहा अबे मैं एलजी हूं, तो इन्होंने कहा हाँ तो लेकिन दिल्ली सरकार हमारी है। अरे इन्होंने कहा ऐसे नहीं चलता है भाई। तो एलजी साहब ने कहा कि भाई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स मुझ तक फाइल लाएंगे ही लाएंगे, दिस इज मैंडेटरी, दिस इज रिक्वायर्ड। इन्होंने कहा हाँ ठीक है। फिर अरविंद केजरीवाल जी ने सेंटर को चिट्ठी भी लिखी, पीएम मोदी जी को चिट्ठी लिखी कि सेंटर का देखो इंटरफेरेंस बहुत हो रहा है, मैं काम नहीं कर पा रहा हूं। अच्छा ठीक है, 2016 आ गया।
अगस्त में हाईकोर्ट ने बोला कि ऐसा ऐसा, दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला है कि एलजी इज एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी। साफ बात है कि एलजी साहब लिखित शब्दों में समझ में आ रहा है ही इज द हेड ऑफ द प्रशासनिक सेवाएं जितनी भी है, एंड साथ ही इज नॉट बाउंड टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ सीओ। नॉट बाउंड, नॉट एट ऑल, सॉरी। फिर अब केस जब ये ऐसा गया है, दैट मीन्स कोई एक पार्टी तो नाखुश है, जो एक पार्टी नाखुश है वो केस फिर वीके गया आगे। फिर अब एलजी नजीब जंग जी ने बोला कि मैं एक कमेटी बना रहा हूं जिसका नाम था शुंगलू कमेटी, और इसके अध्यक्ष थे हमारे फॉर्मर सीएजी वीके शुंगलू जी। तो वीके शुंगलू जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। कमेटी ये करेगी कि दिल्ली सरकार के सारे ये जितने एक्शन हैं, जिन्होंने इतने काम, दस्तावेज, सब कुछ है, इसको पढ़ेगी जरा, कि शुंगलू कमेटी ने रिसर्च करी। अब उधर दिल्ली सरकार कह रही है सुप्रीम कोर्ट में कि पहली बात तो हाईकोर्ट ने बोला वो भी गलत, दूसरा जो एलजी साहब नजीब जंग जी ने जो ये कमेटी बनाई है, दिस इज ऑल्सो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये भी गलत है। एंड आप सरकार ने बोला कि दिस इज रॉन्ग, दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये कमेटी भी गलत है, हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया है, हम उसके खिलाफ अपील करने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील हो चुकी है। शुंगलू कमेटी ने 400 दिल्ली सरकार की फाइलों को पढ़ने के बाद अपनी रिपोर्ट दे दी। अब क्या हुआ, यहां पे इतनी देर में नजीब जंग जी ने रेजिग्नेशन भी दे दिया दिसंबर में, ये तक आ गया, डेट यहां तक आ गई है। यहां पे अनिल बैजल जी ने टेक ओवर किया, दिल्ली एलजी बने ये। फिर आगे चले, हमने देखा अच्छा शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट ने ये तो बता दिया कि यहां पे अरविंद केजरीवाल जी ने अपने पावर्स का मिसयूज किया है। यस, किया तो है। फिर अब आगे चले हम, नवंबर 11 आ गया, सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आई, इन्होंने कहा हम सुन रहे हैं, क्या है, क्या मसला, इतनी देर से तुम क्या करके आ रहे हो। ठीक है, यहां पे इन्होंने एलजी साहब ही कैन नॉट स्कटल एन एग्जीक्यूटिव डिसीजन बाय सेटिंग ऑन अ फाइल। इन्होंने बोला कि एलजी साहब के पास जब कोई फाइल आती है दिल्ली विधानसभा की, तो दिल्ली विधानसभा की कोई फाइल अगर आ रही है इनके पास, कोई एक्ट बनना है, कोई बिल पास होना है, इसका मतलब है कि आपको एलजी साहब को सोचना है कि इस पर करूं कि ना करूं। पर इस सोचने के लिए आप बहुत ज्यादा समय नहीं ले सकते। यू कैन नॉट स्कटल एन एग्जीक्यूटिव डिसीजन, दैट मीन्स कि आप एग्जीक्यूटिव अपने डिसीजन को एकदम बिल्कुल बेरंग नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं कर सकते। फिर इधर एलजी साहब अनिल जो हमारे अनिल बैजल जी थे, तो इन्होंने बोला कि आप सरकार और हम मिलके आपस में बात करते हैं दोबारा से, ये जितना मिसट्रस्ट है इसको बंद करते हैं, खत्म करते हैं, अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, उधर एक केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में केस ये था कि प्रशासनिक सेवाओं को रेगुलेशन कौन करेगा, जितनी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं दिल्ली के अंदर, इनका रेगुलेशन किसके पास है, दिल्ली सरकार के पास है या एलजी साहब के पास है। सुप्रीम कोर्ट ने दिया 2 जजेस की बेंच में एक स्प्लिट डिसीजन, मतलब दोनों जजेस की राय अलग अलग थी, सेम नहीं थी। अब जब ऐसा हुआ, वो डिसीजन गया फिर एक बड़ी बेंच के पास, बड़ी बेंच ने भी अपना फिर काम किया। ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग द 2 जजेस, द केस वाज ट्रांसफर्ड टू अ लार्जर बेंच, देयर इज नो फाइनल वर्ड ऑन द की इश्यूज। ठीक है, ये 2019 का डेटा था, 2023 में हमने अभी देखा था, ये डेटा आ चुका है। अब क्या हुआ कि ये टसल इनके चलते ही रहे, 2020 में भी चलते रहे, और दिल्ली सरकार ने कई सारे अफसरों का तबादला किया। फिर 2021 में सेंटर ने एक अपना बिल लाया जिसका नाम था कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021, जिसमें एलजी साहब को ओवर आर्चिंग पावर दे दी गई कि अब इनके पास ओवर आर्चिंग पावर है। अब सीएम, विधानसभा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिमंडल, बस ठीक है, एलजी साहब है, एलजी साहब इज फाइनल। ठीक है, केस आगे चलता रहा। फिर हम और आगे गए, हमने कहा 2023 में तो बताओ, यहां तो समय तो यहां है। अब यहां पे कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का केस हुआ। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस बेंच ने, 5 जज बेंच फैसला दे दिया कि दिल्ली सरकार के पास पूरी पावर है सारे एरियाज पे रेगुलेशन बनाने की जो उनके अंडर है, सिवाय 3 एरियाज। कौन से पता है हमको, 1, 2 और 3। पब्लिक ऑर्डर, शॉर्ट में लिख दूं, पब्लिक ऑर्डर, लैंड एंड पुलिस। लो, बस दिल्ली सरकार इन पे कानून नहीं बना सकती है, पर उसके अलावा जहां जहां तक इनके पास पावर है वो कर सकते हैं। ये फैसला था मई का। अच्छा ठीक है, कमिंग टू 2-3 मंथ्स लेटर, 2-3 मंथ्स हम आगे चले, हमने देखा कि सेंटर एक ऑर्डिनेंस लेके आए थे। ऑर्डिनेंस, इस ऑर्डिनेंस में
ये बोल दिया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। रीजन बीइंग कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला था, तब ही उसी हफ्ते के अंदर अंदर दिल्ली सरकार ने 4 से 6 अफसरों का तबादला कर दिया था। 4 से 6 अफसरों को हटा के बाहर कर दिया था कि तुम जाओ यहां से वहां, तुम जाओ यहां से वहां, तुम हटो, तुम ऊपर आओ, तुम नीचे जाओ, ये उन्होंने कर दिया। और कई अफसरों का तबादला किया बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस का। दैट मीन्स कि समझ में आ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही ये एकदम से तबादले होने शुरू हो गए हैं। दैट मीन्स इट्स अ वेंडेटा, दैट मीन्स कि इट्स नॉट एन एडमिनिस्ट्रेटिव मूव बट इट्स अ पॉलिटिकल मूव, इट्स अ राजनीतिक मूव। ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अपना नहीं 2-3 मंथ्स नहीं, उसी हफ्ते ही तो आया था। हाँ, 2 वीक्स लेटर, इवन नॉट इवन 2 वीक्स, 11 दिन का फैसला था ये। ठीक है, तो 2 हफ्ते मान के चल रहे हैं उसको। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस आता है सेंटर की तरफ से जिसमें बोला जाता है कि नहीं, सेंटर के पास पावर है, एलजी साहब के पास पावर है, एलजी साहब इज द सोल अथॉरिटी ऑफ सारी कमिटीज, सारी ट्रांसफर, पोस्टिंग, हर चीज एलजी साहब के पास है। ठीक है, अब उसके आगे ये फैसला और जाता जाएगा, आगे जाएगा, जो भी होगा। अब यहां पे हम जानेंगे कि बाकी यूटीज के पास क्या सिस्टम है। एडवाइजरी कमिटीज, क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स के अंडर एक बात की गई है। बात ये की गई है कि जो होम मंत्रालय है, होम मिनिस्ट्री, अपना गृह मंत्रालय, ये नोडल ऑफिस है, ये नोडल पॉइंट है, सबसे ऊपर का पॉइंट। नोडल मींस ऐसा पॉइंट जहां से ये सब निकाले जाते हैं, ऐसे नाम, ऐसे 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 ऐसे। तो अब क्या हो रहा है, ये एक नोड है, ये एक नोडल पॉइंट है सबसे ऊपर का। अब होम मिनिस्ट्री एक नोडल पॉइंट है जहां पे क्या होगा, सारे यूनियन टेरिटरीज के मैटर को सुलझाया जाएगा, बात कही जाएगी। कौन से मैटर? कानून बनाने की प्रक्रिया, फाइनेंस, बजट, सर्विसेज, अपॉइंटमेंट ऑफ एलजीज एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, हर चीज के। अब क्या हो रहा है कि ऑल द 6 नहीं, ऑल द 5, हाँ इसको 5 कर लेना, ये इसको अलग से लिख देते हैं, इसी के ऊपर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे डार्क से, ऑल द 5 यूटीज। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि ये जितने जो यूटीज हैं जिनके पास अपनी विधानसभा नहीं है, कौन कौन से? अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, अपने ये सारे। ठीक है, तो अब इन यूटी के बाद अपनी विधानसभा तो है नहीं, तो इनके पास क्या सिस्टम है? फिर इनके कौन बात करने जा रहा है? तब यहां पे क्या है, दे हैव द फोरम ऑफ होम मिनिस्ट्रीज एडवाइजरी कमिटी। अगर होम मिनिस्ट्री नहीं तो फिर एडमिनिस्ट्रेटर्स एडवाइजरी कमिटी, क्योंकि वहां उन तीनों के पास तो विधानसभाएं हैं अपनी, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पौंडीचेरी। अब इनके पास जो ये बाकी बची 5 हैं, इनके पास कोई अपना सिस्टम नहीं है जहां पे ये बैठ के अपनी बातें कर सके, ये वाली कानून बनाने की, फाइनेंसेस, बजट्स, अपॉइंटमेंट, सारी चीजें, सिस्टम, सर्विसेज। तो अब या तो वो जाए होम मिनिस्ट्री के एडवाइजरी कमेटी में, या वो जाए एडमिनिस्ट्रेटर्स के एडवाइजरी कमेटी में। यहां पे जो एचएमएसी है उसकी मतलब दैट कमिटी इज चेयर्ड बाय द यूनियन होम मिनिस्टर, एंड जो एएसी है इट इज चेयर्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दैट कंसर्न यूटी। साफ बात है, ठीक बात है कि ये अपनी इनकी कमेटी है, जो एडवाइजरी कमेटी है ये हर चीज बताएगी कि हाँ साहब ये करना है, वो लाना है, ये बनाना है, ये उठाना है, सब चीजें। ठीक है, इस यूटी में, इस कमेटी में एमपी यहां से जो चुन के आया होगा कोई, या जो इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम द लोकल बॉडीज, कोई वहां पे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होगी, डिस्ट्रिक्ट पंचायत होगी, या मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी होगी। ठीक है, ये सारी कमिटीज के अपने मेंबर, म्युनिसिपल काउंसिल, कॉर्पोरेशन, कुछ भी हो सकता है ऑफ द रिस्पेक्टिव यूटीज, दे आर मेंबर्स ऑफ दिस कमिटीज ऑल्सो, क्योंकि वही तो लोगों से चुन के वही तो आ पाए हैं। कोई वहां कुछ नहीं है तो ये तो है ही कि अगर पौंडीचेरी है, विधानसभा है उनके यहाँ। ठीक है, अब चलो इधर पीछे अंडमान निकोबार, कितने ही लोग हैं वहां पे, तो वहां कुछ नहीं है तो अपना डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होगी, पंचायत होगी, ग्राम सभा होगी, तो वहां तो लोग चुन के किसी को तो भेज रहे हैं, कहीं तो भेज रहे हैं, तो वो एडवाइजरी अपने इसमें एएसी में ये लोग मेंबर जाके वहां बैठेंगे। ठीक है, ये बात कर दी हमने। हम आगे चले, हमने कहा बताओ पहले तो यहाँ क्या क्या चल रहा है। अंडमान निकोबार में एक एलजी होते हैं, जुरिस्डिक्शन अंडर कैलकाटा हाई कोर्ट, इनके पास विधानसभा नहीं है। ठीक है, ऐसे ही अब चलो इतनी चंडीगढ़ हुआ, दादर नागर हवेली, दमन दीव हुआ, ये तो अब एक है। ठीक है, तो ये एक ही यूटी है ये। अब यहां पे एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है और बॉम्बे हाई कोर्ट के अंडर है, यहां भी कोई विधानसभा नहीं है। ये पूरी टेबल लिस्ट है, आप देख सकते हो, इट्स वेरी इजी, इसमें कुछ ज्यादा दम है नहीं। अब इसके बाद हम चले आगे कि स्टेट्स और यूटीज के बीच में डिफरेंसेस कैसे कैसे, कि स्टेट्स के साथ तो जो इनके अपने रिश्ते हैं दे आर वेरी फेडरल, वेरी वेरी फेडरल। स्टेट सेंटर तभी है क्योंकि फेडरल सिस्टम है। इधर
यूनिटरी सिस्टम है, यहां कोई दूसरी बात नहीं, यहां लेना देना नहीं, यहां यूटी है, सेंटर है, बस एक ही है वो, दो जिस्म एक आत्मा, बस। दे शेयर अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर विद द सेंटर, ठीक है। सेंटर की अपनी पावर है और स्टेट की अपनी पावर है। दिख रहा है कुछ इसमें? हाँ दिखता, हल्का सा दिख रहा है, खैर ठीक है। दे हैव ऑटोनॉमी, दे डू नॉट हैव एनी ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मींस स्वायत्ता, कि हम इंडिपेंडेंट है, स्टेट इंडिपेंडेंट है अपनी यूनिवर्सिटियां चलाने में, अपने यहाँ अपना हेल्थ प्रोग्राम चलाने में, अपने यहाँ अपना लैंड का अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह खुद देखने में, अपने यहाँ अपने अपने स्टेट में अपना आरटीओ बनाने का, अपने सब में। यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ सेंटर बताएगा, सेंटर ने बताएगा, वो सेंटर जो बताएगा मानना पड़ेगा। अब देयर इज यूनिफॉर्मिटी इन देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, हर स्टेट में एक यूनिफॉर्मिटी तो कुछ तो है ही है, कि गवर्नर है, एक सीएम है, एक गवर्नर है, एक सीएम है, एक गवर्नर है, एक सीएम है। यहां वो यूनिफॉर्मिटी है ही नहीं, देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। कहीं एलजी है तो कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, और इनमें से कोई ना हो तो चीफ ऑफिसर ही होता, क्या पता, तो देखा जाएगा। देयर एग्जीक्यूटिव हेड इज नोन एज गवर्नर, यहां पे देयर एग्जीक्यूटिव हेड इज नोन बाय वेरियस डेजिग्नेशंस, एडमिनिस्ट्रेटर होगा, एलजी होगा, चीफ कमिश्नर होगा, क्या पता। गवर्नर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, नाम मात्र, नाम के लिए है। एडमिनिस्ट्रेटर इज एन एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड एक्चुअल हेड। अब पार्लियामेंट कैन नॉट मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट इन रिलेशन टू द स्टेट्स एक्सेप्ट अंडर सर्टेन सर्कमस्टांस। बड़ा भाई छोटे भाई की रिस्पेक्ट करेगा नॉर्मली, पर जब नॉर्मल सर्कमस्टांस नहीं है, जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस आ गए, तब कौन से वाले 356, 365 और हमारी इमरजेंसी के टाइम पे, उस समय कोई छोटा भाई नहीं, उस समय सब जो चलेगा बड़ा भाई करेगा, ठीक है। यहां पे पार्लियामेंट ही कैन ओनली मेक लॉज फॉर द यूटीज ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ द थ्री लिस्ट, द स्टेट लिस्ट इन रिलेशन टू द स्टेट्स एक्सेप्ट अंडर, ना दिस इज यूटी मैन, ठीक है, इन रिलेशन टू द यूटी, ये मैंने काट के यूटी लिखा हुआ है, एक्सेप्ट अंडर इन रिलेशन टू द यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहां पे हम देखेंगे ये सारे वो आर्टिकल थे जो हमने अभी देखे हैं। दैट मीन्स कि यूटी का प्रशासन कैसे होगा, क्रिएशन ऑफ लोकल लेजिस्लेचर अगर किसी यूटी में बनाना है तो, स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली, ठीक है। इसके अलावा प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट रूल, बात ही नहीं कोई और। पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ लेजिस्लेचर, कि जब लेजिस्लेचर की छुट्टी हो रखी होगी विधानसभा की, विधानसभा अगले महीने आएंगे, तब तक के लिए क्या करें। अब पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू मेक रेगुलेशंस फॉर सर्टेन यूटीज, ठीक है। हाई कोर्ट्स फॉर यूटीज, इसके अलावा एक कूर्ग के लिए था, उसको हमने हटा दिया। यहां पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, छुटकू सा चैप्टर। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, ये अच्छा चैप्टर है, ठीक है। सो टिल देन कीप स्टडिंग, स्टे सेफ, गुड लक।